हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस में आपका स्वागत है। आज के हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। द फर्स्ट इज़ द स्पेशल लीव रिगार्डिंग दी कोर्ट। ओके, सो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, स्पेशल लीव प्रोवाइड करता है, तो उसके रिगार्डिंग एक आर्टिकल है, उसके बारे में बात करेंगे। द सेकंड इज़ द मिलेट्स। आपको पता है कि 2023 है वो हमारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी है। देन द नेशनल अवार्ड्स यानी कि भारत रत्न के बारे में कुछ एमसीक्यू है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे इन्वेसिव स्पीसीज़, वो स्पीसीज़ जो बाहर से आ जाती हैं इंडिया में और यहाँ की नेचुरल बायोडाइवर्सिटी को प्रभावित करती हैं, अफेक्ट करती हैं, दैट दीज आर कॉल्ड द इन्वेसिव स्पीसीज़। एंड द फिफ्थ वन इज़ दी वेस्ट बैंक, ठीक है, जो जॉर्डन के आसपास का इलाका है। और उसके बाद आपको पता है क्या कि मुगल गार्डन का नाम अभी चेंज किया गया है। ओके, नाउ वी आर जंपिंग ऑन द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ दी स्पेशल लीव। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन है हमारा कि विद रेफरेंस टू दी स्पेशल लीव कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक, सो स्पेशल लीव जो होती है, सुप्रीम कोर्ट क्या करता है कि स्पेशल लीव प्रोवाइड करता है, उसके रिगार्डिंग हमें क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है। द फर्स्ट वन इज़ दिस पावर इज़ डिस्क्रिशनरी एंड कैन नॉट बी क्लेम्ड एज द मैटर ऑफ राइट। बिल्कुल सही है। जो भी स्पेशल लीव पटिशन जाती है सुप्रीम कोर्ट में, तो बेसिकली वो कैसी होती है, वो डिस्क्रिशनरी होती है। डिस्क्रिशनरी का मतलब होता है कि इट इज़ अप टू द कोर्ट कि वो आपको स्पेशल लीव प्रोवाइड करना चाहती है या नहीं करना चाहती है। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज़ एंड सो इट इज़ नॉट द मैटर ऑफ राइट। इसलिए अगर एग्जांपल की बात करें मैं, जैसे फंडामेंटल राइट, तो ये क्या है आपका, ये मैटर ऑफ राइट है एंड इट इज़ ऑल्सो इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। बट अगर आप बोलेंगे कि डीपीएसपी फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो ये जो है ये कोर्ट ऑफ लॉ में एप्लीकेबल नहीं है। उसी तरह आप इसको भी समझ सकते हैं। द सेकेंड ऑप्शन इज़ द सुप्रीम कोर्ट इज़ ऑथराइज टू ग्रांट द स्पेशल लीव to the appeal from any judgment in any matter passed by the court in the tribunals in the country। तो जो दूसरा ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बेसिकली क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट में क्या है, जो स्पेशल लीव होती है, ठीक है, वो ट्रिब्यूनल्स के केस में एप्लीकेबल नहीं होती है। ठीक है, इसकी डिटेलिंग हम नीचे बात करते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि द सुप्रीम कोर्ट इज़ ऑथराइज टू ग्रांट its discretion special leave to appeal from any judgment in any matter passed by the court or the tribunal except the military tribunals or the कोर्ट मार्शल। यानी कि जो स्पेशल लीव पटिशन है सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है, इसको आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं अपार्ट फ्रॉम द मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स और कोर्ट मार्शल। दिस प्रोविज़न कंटेन द फोर एस्पेक्ट अंडर इट। यानी कि इसके अंतर्गत क्या है, तीन एस्पेक्ट आते हैं। ओके, अगर हम आर्टिकल की बात करें, सो आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 136। ये क्या है, स्पेशल लीव पटिशन टू द सुप्रीम कोर्ट। ठीक, स्पेशल लीव पटिशन टू सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट में आप स्पेशल लीव पटिशन दाखिल करा सकते हैं। तो इसके चार एस्पेक्ट्स कौन कौन सी है। पहला है कि इट इज़ डिस्क्रिशनरी पावर एंड हैंस कैन नॉट बी क्लेम्ड अंडर एनी मैटर ऑफ राइट। ये क्या है, डिस्क्रिशनरी पावर है कोर्ट ऑफ लॉ की। ठीक है, वो चाहे तो दे चाहे तो ना दे। नेक्स्ट इज इट कैन बी ग्रांटेड इन एनी जजमेंट वेदर द फाइनल और इंटरलोक्यूटरी। यानी कि कोई किसी भी जजमेंट में जो स्पेशल लीव पटिशन को ग्रांट किया जा सकता है, चाहे वो फाइनल हो या इंटरलोक्यूटरी। The third one is it may be related to the any matter, constitutional, civil matter, criminal matter, इनकम टैक्स का मैटर हो, लेबर, रेवेन्यू या एडवोकेट, किसी भी मैटर में हो उसको ग्रांट किया जा सकता है एक्सेप्ट दी मिलिट्री वन। ठीक है, सो जो मिलिट्री मैटर्स है उसको छोड़ के बाकी किसी भी मैटर में इसको ग्रांट किया जा सकता है। फोर्थ वन इज द इट कैन बी ग्रांटेड अगेंस्ट एनी कोर्ट, ठीक, एनी कोर्ट, ट्रिब्यूनल्स, नॉट नेसेसरली अगेंस्ट द हाई कोर्ट ऑफ कोर्स एक्सेप्ट द मिलिट्री कोर्स। यानी कि जो स्पेशल लीव पटिशन है उसको किसी भी कोर्ट में या ट्रिब्यूनल में ग्रांट किया जा सकता है। ठीक है, और अपार्ट फ्रॉम दी हाई कोर्ट और द मिलिट्री कोर्ट। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसी वजह से हमारा जो सेकंड ऑप्शन था वो क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट।
Now the next question is the millet production in India has doubled in the last decade. ठीक है, सो अगर थोड़ी सी पहले बेसिक चीज़ के बारे में बात किया जाए तो आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पर कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कोर्स ग्रेन क्या होता है। ठीक है, तो कोर्स ग्रेन क्या है कि जो सॉलिड फूड होता है, ठीक है, अपार्ट जो ग्रेन्स होते हैं बेसिकली अपार्ट फ्रॉम द व्हीट एंड राइस। ठीक है, व्हीट और राइस को छोड़ के वो हमारा क्या हो गया, कोर्स ग्रेन हो गया। और उसके दो टाइप होते हैं, द फर्स्ट वन इज़ द मिलेट एंड द मेज़। मिलेट और मेज़ अलग अलग है, ये पता होना चाहिए आपको। उसके बाद जो मेज़ है वो कंट्रीब्यूट करता है कितना, 60% ऑफ द कोर्स ग्रेन। और मिलेट्स में माइनर और मेजर आ जाते हैं। पहला स्टेटमेंट में लिखा है कि जो मिलेट का प्रोडक्शन है वो डबल हुआ है इन द लास्ट डिकेड, यानी कि पिछले 10 सालों में डबल हुआ है। अगर हम यहाँ पर देखें तो 2007 और 8 में जो मिलेट का जो प्रोडक्शन था, ठीक है, वो कितना था, 40 मिलियन टन था, जो कि इंक्रीज़ हो गया कितना, 51 मिलियन टन में 2020-21 में, यानी कि 25% का इंक्रीज़ हुआ है कितने, 14 सालों में। तो यहाँ पर जो डबल नहीं हुआ है, डबल से क्या है, कम है, तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। फिर उसके बाद जो मेज़ प्रोडक्शन है इन इंडिया कंट्रीब्यूट्स अबाउट हाफ ऑफ द टोटल न्यूट्री और द कोर्स सेल। ठीक, तो ये ऑप्शन जो क्या है वो सही है कि जो मेज़ प्रोडक्शन है इंडिया में वो कंट्रीब्यूट करता है कैसा, हाफ ऑफ द टोटल जो न्यूट्री और द सेरल जो फिर कोर्स है उसके लिए। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। थर्ड इज इंडियाज़ मेजर मिलेट इंक्लूड्स द सोरगम, पर्ल्स, मिलेट एंड फिंगर मिलेट्स। ठीक, तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो क्या हो गया हमारा, दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो सेकंड ऑप्शन को अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो मेज़ प्रोडक्शन है इंडिया में वो कंट्रीब्यूट करता है हाफ ऑफ द टोटल न्यूट्री कोर्स सीरियल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मेज़ प्रोडक्शन है तो ये हाफ से ज़्यादा ही कंट्रीब्यूट कर रहा है, यानी कि नियर अबाउट 60% कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो इसलिए जो ऑप्शन जो 2 और 3 हमारा जो क्या हो गया वो करेक्ट हो गया। आपको पता होना चाहिए कि जो मेज़ है या हम लोग, आपको पता है कि जो 2023 है उसको हम लोग बोल रहे हैं इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। क्यों बोल रहे हैं, कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसके फ़ायदा क्या है। अगर आप मिलेट्स खा रहे हो तो फ़ायदा क्या है, तो बेसिकली कई सारे फ़ायदे हैं, इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, जिसमें से एक अगर हम बात करें, जैसे ये क्या होता है, ये एंटी डायबिटिक होता है। ठीक है ना, यानी कि अगर किसी को क्या है, डायबिटीज़ है, तो ये उसके लिए भी क्या करता है, हेल्पफुल है। तो ये क्या है, एंटी डायबिटिक है। ठीक, उसके बाद ये काफ़ी रफ़ कंडीशन में भी ग्रो कर जाता है। ठीक है, जैसे अगर इसके बारे में और कुछ डिटेलिंग की बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये पता होना चाहिए, जैसे, ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ आपको चीज़ें बताऊँगा रिगार्डिंग दिस थिंग। ठीक है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो कोर्स सीरियल है ये क्या है, क्लाइमेट चेंज को क्या करता है, ये अफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, ये क्लाइमेट चेंज से क्या होता है, अफेक्ट नहीं होता है। फिर उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि जो कोर्स सीरियल्स है वो ट्रेडिशनली ग्रो इन द रिसोर्स ऑफ द पुअर एग्रो क्लाइमेटिक रीजन, यानी कि कोई भी ऐसा जो रीजन्स है जहाँ पर ज़्यादा सुविधाएं नहीं हैं, ठीक है, तो यानी कि पानी की ज़्यादा सुविधा नहीं है, तो वहाँ पर भी क्या होता है, ये ग्रो आसानी से कर जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जैसे मैंने भी बताया यहाँ पर कि ये क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रा रिच कंटेंट होता है और ड्रॉट टॉलरेंट फोटोस इंसेंसिटिव और रेजिलियंट टू द क्लाइमेट चेंज, यानी कि ड्रॉट टॉलरेंट है। ठीक है, ज़्यादा पानी की दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर सूखा भी पड़ेगा तब भी ग्रो कर जाएगा। फोटो इनसेंसिटिविटी है, यानी कि फोटोसिंथेसिस से भी ज़्यादा इसका मतलब नहीं है। और रेजिलियंट है टू द क्लाइमेट चेंज। और मिलेट्स का उपयोग जो है, यानी कि जो कोर्स सीरियल्स है उसका उपयोग हम लोग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में भी क्या है, कर रहे हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और क्योंकि इसमें जो न्यूट्रिएंट्स का कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा है, तो जो इंडिया में अगर माल न्यूट्रिशन की जो भी प्रॉब्लम्स है तो उनको एड्रेस करने में क्या कर सकता है, ये हेल्प कर सकता है। दूसरी चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि इसका इस्तेमाल हम लोग कैसे एज ए फॉडर की तरह भी करते हैं। ठीक है ना, फॉडर का मतलब क्या होता है, चारा। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल हम लोग चारा की तरह भी करते हैं। ठीक है, द कल्टिवेशन ऑफ द मिलेट्स लाइक द शोरगुम, पर्ल्स, millets in the north eastern state like the हरियाणा, पंजाब एंड द वेस्टर्न यूपी इज primarily done for the fodder purpose। तो फॉडर पर्पज़ के लिए भी करते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं इसके, जैसे सोरगम हो गया, पर्ल मिलेट्स हो गया और जो मेज़ हो गया, तो ये सारे क्या हैं, ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, इससे हमारी माल्टिंग होती है, फ्रक्टोज बनता है, सिरप्स और स्टार्च, चाकरी, है ना, बेकरी। फिर उसके बाद
पोल्ट्री इंडस्ट्री में एनिमल फीडिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पोल्ट्री फार्मिंग में, तो यहाँ सारी चीज़ों में क्या किसका इस्तेमाल करते हैं, हम मेज़ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। फिर उसके बाद फीडिंग के लिए भी करते हैं, जो मैंने बताया। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ये क्या है कि ये क्लाइमेट रेजिस्टेंट क्रॉप है, यानी कि बहुत ज़्यादा जो क्लाइमेट चेंज का इस पर फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और यानी कि जो भी इरेटिक वेदर पैटर्न है उसका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे इरेटिक मानसून आया 2022 में, ठीक है, तो जिसने गवर्नमेंट की कंसर्न बढ़ा दी खरीफ सीज़न की ईल्ड को लेके। फिर उसके बाद सस्टेनेबल क्रॉप है, क्यों, जैसे मैंने बताया कि क्लाइमेट चेंज का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, ड्रॉट टॉलरेंस है, फोटो इंसेंसिटिविटी है, रेजिलिएंट टू द क्लाइमेट चेंज है। उसके बाद लो कॉस्ट ऑफ द कल्टीवेशन, यानी कि इसकी कल्टीवेशन में ज़्यादा पैसा नहीं लगता, तो ये भी आपको पता चाहिए, होना चाहिए। उसके बाद गवर्नमेंट की कई सारी स्कीम्स हैं, ये भी पता होना चाहिए आपको, जैसे इनिशिएटिव फॉर द न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी टू द इंटेंसिव मिलेट प्रोडक्शन, ठीक है, प्रमोशन। तो ये क्या है, ये भी एक स्कीम है गवर्नमेंट की, इसके रिलेटेड एक PYQ भी आया था, उसको भी हम सॉल्व करेंगे। फिर इसके बाद इंक्रीज इन दी MSP, गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने जो भी सीरियल क्रॉप्स हैं तो उनमें MSP को इंक्रीज़ कर दिया है। आपको पता है MSP क्या होते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है कि ऐसा प्राइस जिसमें अगर फार्मर से किसी ने भी क्रॉप नहीं खरीदी तो गवर्नमेंट उस क्रॉप को प्रोक्योर कर लेगी MSP पे, ठीक है। तो MSP के अंतर्गत सीरियल्स को इंक्लूड किया गया है। और सीरियल्स को क्या है, जो PDS सिस्टम है, दैट इज़ द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, ठीक है, जहाँ पर 1 रुपये की दाल, 2 रुपये का गेहूँ चावल, इस तरह की जो चीज़ें मिलती हैं वहाँ पर भी क्या है, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। और मैंने भी बताया आपको कि 2000 जो हमारा 23 है, ठीक है, 2023 को हम यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में ने दैट इज़ द UNGA ने क्या कहा है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। और इंडिया ने 2018 में पहली बार सेलिब्रेट किया था नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, ठीक। अब हम लोग इस क्वेश्चंस को थोड़ा सा देखेंगे और इसको देखिए। क्वेश्चन है हमारा कि इनिशिएटिव फॉर द न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी थ्रू द इंटेंसिव मिलेट प्रमोशन, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग कौन कौन सा स्टेटमेंट सही हैं, तो सबसे पहले बात करेंगे। पहले लिखा है कि ये जो इनिशिएटिव है ये क्या है, ये डिमॉन्स्ट्रेट करेगा इम्प्रूव्ड प्रोडक्शन और पोस्ट हार्वेस्ट टेक्निक्स को, और डिमॉन्स्ट्रेट करेगा वैल्यू एडिशन टेक्निक्स को। तो ये ऑप्शन सही है। क्या है कि ये जो स्कीम है ये क्या करेगी, ये पोस्ट हार्वेस्ट जो टेक्निक है और जो प्रोडक्शन को इम्प्रूव करना है, इन सारी चीज़ों को और वैल्यू एडिशन को क्या करेगा, डिमॉन्स्ट्रेट करेगा। दूसरा ऑप्शन क्या लिखा हुआ है कि जो स्कीम है ये पुअर, स्मॉल और जो मार्जिनलाइज्ड, ये जो ट्राइबल फार्मर्स हैं, ठीक है, उनका इसमें क्या होगा, लार्ज स्टेक होगा। तो ये भी स्कीम क्या है, सही है, पॉइंट बिल्कुल सही है कि जो पुअर फार्मर्स होंगे तो उनका इसमें क्या होगा, लार्ज स्टेक होगा। थर्ड जो पॉइंट लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि ये स्कीम क्या करेगी, इनकरेज करेगी कॉमर्शियल फार्मर्स को कि वो शिफ्ट कर जाएं मिलेट्स में, और उसके बदले उनको क्या मिलेगी, फ्री किट्स मिलेगी और माइक्रो इरिगेशन इक्विपमेंट्स मिलेंगे। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर C, दैट इज़ ओनली 1 and 2 इज करेक्ट, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्स्टिट्यूशन prohibit citizens of India from accepting any title from the any foreign state। यह बिल्कुल सही है ऑप्शन, द ऑप्शन इज करेक्ट कि आर्टिकल 18(2) में लिखा हुआ है कि आप किसी भी फॉरेन कंट्री से कोई भी टाइटल नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। फिर उसके बाद लिखा हुआ है द नेशनल अवार्ड्स लाइक द भारत रत्न, पद्मा शुड नॉट बी यूज्ड एज द सफिक्स और द प्रीफिक्स टू द नेम्स ऑफ द अवॉर्डी। तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। This option is also correct. Now, okay, so the both is correct, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पर कि जैसे हमारा आर्टिकल 18 है वो क्या करता है, अबोलिशन ऑफ टाइटल, ताकि आपको मना है कि हम कोई भी टाइटल को नहीं ग्रांट कर सकते। तो दिस इज द अबोलिशन ऑफ टाइटल्स, और जिसके क्या है 4 प्रोविजंस हैं, ठीक है। दिस इज आर्टिकल 18, ओके। It prohibits the state from conferring any title except the military or the academic distinction
एनीबडी वेदर द सिटीजन्स ऑफ द फॉरेनर, यानी कि किसी को भी कोई भी टाइटल नहीं मिलेगा। दिस मीन्स द एबोलिशन ऑफ टाइटल एक्सेप्ट द मिलिट्री और द एकेडमिक डिस्टिंक्शन। एकेडमिक डिस्टिंक्शन का मतलब जैसे सपोज किसी ने पीएचडी की, ठीक है, तो पीएचडी उसने अपने नाम के आगे डॉक्टर लिख लिया, ठीक है, तो वो अलाउ है, ठीक है, यानी कि या फिर अगर कोई आर्मी बैकग्राउंड से है तो उसने क्या लिख लिया अपने नाम के आगे मेजर लगा लिया, तो वो अलाउड है। यानी कि अपार्ट फ्रॉम द मिलिट्री एंड द एकेडमिक डिस्टिंक्शन आप बाकी सारे टाइटल को नहीं दे सकते हैं। एंड इट प्रोहिबिट्स अ सिटीजन ऑफ द इंडिया फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट, जैसा कि पहला स्टेटमेंट 1 लिखा था, यानी कि इंडिया का कोई भी इंसान फॉरेन स्टेट से कोई भी टाइटल नहीं लेता था। जैसे ये आर्टिकल 18(2) इसलिए आया था कि बेसिकली पहले पता था कि आपको लॉर्ड लोग लगा देते अपने नाम के आगे, ठीक है, तो ये ना लगाएं, तो इस वजह से, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड इज a foreigner holding any office of the profit or the trust under the state cannot accept any title from the any foreign state without consent of the president, यानी कि कोई भी जो फॉरेन होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट, यानी कि कोई भी ऐसा फॉरेनर है जो कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करता है, ठीक है, वो कोई भी आर्टिकल यानी कि कोई भी टाइटल को एक्सेप्ट नहीं कर सकता विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। And the fourth one is no citizens or the foreigner holding any office of the profit or trust under the state is accept any present emoluments or office from any under foreign state without the consent of the president, यानी कि कोई भी ऐसा इंसान जो कि फॉरेनर है या इवन इंडियन सिटीजन, ठीक है, जो कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नो सिटीजन और द फॉरेनर होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और द ट्रस्टी अंडर द स्टेट, ठीक है, कोई भी ऐसा इंसान जो कि फॉरेनर है या इंडियन सिटीजन है जो कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या फिर कोई ट्रस्ट को अंडर द स्टेट कोई होल्ड कर रहा है, वो कोई भी प्रेजेंट एमोल्यूमेंट्स या किसी भी तरह की कोई भी चीज़ नहीं ले सकता विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ये किस में कही गई? देखिए एक और चीज़ पता होनी चाहिए कि 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया था कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द नेशनल अवार्ड्स लाइक द भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ठीक है। तो 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैलिड कर दिया था कि ठीक है, जो भारत रत्न है और उसके बाद जो पद्मा अवार्ड्स हैं यानी कि पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये अंडर द टाइटल की कैटेगरी में नहीं आएंगे, यानी कि ये अंडर आर्टिकल 18 नहीं आएंगे। इट रूल्स दैट दीज अवार्ड्स डू नॉट अमाउंट टू द टाइटल्स विद इन दी मीनिंग ऑफ द आर्टिकल 18, ठीक है, तो ये आर्टिकल 18 के अंतर्गत नहीं आएंगे। दैट प्रोहिबिट्स ओनली दी हेरिडिटरी टाइटल्स ऑफ द नोबैलिटी, ठीक। देयरफॉर दे आर नॉट वॉयलेटिव ऑफ द आर्टिकल 18, यानी कि ये आर्टिकल 18 को वॉयलेट नहीं करेंगे, भारत रत्न और पद्मा अवार्ड्स। एंड द थ्योरी ऑफ द इक्वलिटी डज नॉट मैंडेट दैट द मेरिट शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज, क्योंकि जैसे यहाँ पर ये एकेडमिक डिस्टिंक्शन दिया है ना, तो जो राइट टू इक्वलिटी ये नहीं कहता कि आप अगर कोई किसी के इंसान के अंदर कोई मेरिट है तो आप उसको भी रिकॉग्नाइज नहीं करें, उसको हम रिकॉग्नाइज करेंगे। हाउएवर इट ऑल्सो रूल दैट दे शुड नॉट बी यूज्ड सफिक्स और द प्रीफिक्स इन द नेम ऑफ द अवॉर्डी, अदरवाइज दे शुड बी फॉरफिटेड अवार्ड, अदरवाइज शुड बी फॉरफीट दी अवार्ड्स। कहने का क्या मतलब है कि अगर आप भारत रत्न आपको मिला हुआ है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप लिख लें आप कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, ठीक है, तो अब ऐसे आप पब्लिकली उसको यूज़ नहीं करेंगे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इन्वेसिव स्पीसीज। इन्वेसिव स्पीसीज क्या होती है? ऐसी स्पीसीज जो कि बाहर से इंडिया में आ गई है, ठीक है, और इंडिया की जो नेटिव स्पीसीज है या जो फिर इंडेमिक स्पीसीज है उसको क्या कर रही है? प्रभावित कर रही है, उसे हम क्या कहते हैं? इन्वेसिव स्पीसीज। पहला ऑप्शन क्या लिखा हुआ है कि दीज में बी नेटिव और एक्जोटिक स्पीसीज दैट सिग्निफिकेंटली मॉडिफाई द इकोसिस्टम दैट दे इनहिबिट, ठीक। फिर उसके बाद दूसरा ऑप्शन देखें हैं, एक्जॉटिक पेट ट्रेड इज़ वन ऑफ द प्राइमरी कॉज ऑफ द स्प्रेड ऑफ द इन्वेसिव स्पीसीज, ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या है हमारा? सही है। द थर्ड वन इज अ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर द अनइंटेंडेड इम्पैक्ट कॉज बाय द इन्वेसिव स्पीसीज वंस दे एस्केप ह्यूमन कंट्रोल, ठीक। अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन पहले पढ़ते हैं। पहले लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन्वेसिव जो एलियन स्पीसीज आर दी एक्जॉटिक स्पीसीज
or any non-native species of the animal, plant or other organism that are introduced by the humans either intentionally or accidentally। यानी कि कोई भी ऐसी स्पीशीज़ जो ह्यूमंस के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई है, चाहे वो धोखे से हो या इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, विल बी कवर्ड अंडर द इन्वेसिव स्पीशीज़। ठीक, इनटू द प्लेसेस आउटसाइड दियर नेचुरल रेंज, यानी कि वो नेचुरल अपनी जो प्लेस है वहाँ से कहीं बाहर हो। नाउ दे निगेटिवली इम्पैक्ट द नेटिव बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि ये इन्वेसिव स्पीसीज़ है, यानी कि किसी भी स्थान की वो बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट ज़रूर करते हैं या इकोसिस्टम है उसको अफेक्ट करते हैं, सर्विसेज को, एंड कॉज द इकोनॉमिक हार्म, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक हार्म पहुँचाते हैं, और पीपल डिपेंड ऑन दीज इकोसिस्टम बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। ठीक, तो ये आपको यहाँ से पता होना चाहिए। पहला ऑप्शन क्या लिखा है? पहला ऑप्शन लिखा हुआ है कि दे मे बी नेटिव और द एक्सोटिक स्पीसीज दैट सिग्निफिकेंटली मॉडिफाई द इकोसिस्टम दैट दे इनहिबिट। ठीक है, तो ये मॉडिफाई नहीं करते, क्या करते, और उसको डिग्रेडेट करते हैं और ख़राब करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं। ठीक, नेक्स्ट लिखा हुआ है, नेक्स्ट देखते हैं, द एक्सोटिक पेट ट्रेड हैज़ बीन लिस्टेड एज वन ऑफ द प्राइमरी कॉज ऑफ द स्प्रेड ऑफ द इन्वेसिव स्पीसीज। ठीक है, तो उसके बाद एंड रिकॉग्नाइज्ड एज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द बायोडाइवर्सिटी लॉस नेक्स्ट टू द हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। ये सही है कि जो भी आप पेट लेके आते हैं, ठीक है, तो एक्सोटिक जो पेट ट्रेड है, ठीक है, उसकी वजह से क्या है, जो इन्वेसिव स्पीसीज़ है वो भी क्या आ रही वहाँ पर आ रही है, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है, और ये क्या है, ये प्राइमरी कॉज है। ठीक है, ये प्राइमरी कॉज है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं, टू डेट नो लीगल फ्रेमवर्क एग्जिस्ट, यानी कि आज तक कभी क्या है, कोई भी लीगल फ्रेमवर्क एग्जिस्ट नहीं करता रिगार्डिंग द इन्वेसिव स्पीसीज टू होल्ड एनी टू होल्ड एनी पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन अकाउंटेबल फॉर द अनइंटेंडेड इम्पैक्ट ऑफ द इम्पैक्ट कॉज बाई, यानी कि कोई भी अभी तक कोई भी हमारे पास कोई लीगल फ्रेमवर्क नहीं है जिसके थ्रू हम इसको अकाउंटेबल ठहरा सकें। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है। ठीक है, इन जो भी नीचे रीजन्स दिए हैं तो करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है। इन द वेस्टर्न एशिया प्रोसीजर फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, तो ये कई सारी जगह दी गई हैं। ठीक है, हमें इनको साउथ टू नॉर्थ लगाना है, साउथ टू नॉर्थ। तो उससे पहले यहाँ पर हम मैप देखेंगे। ठीक है, मैप देखेंगे तो कौन कौन सी हमें चीज़ें पता करनी है। पहले है हमें गल्फ ऑफ अकाबा। ठीक है, तो ये है हमारी गल्फ ऑफ अकाबा। ठीक, उसके बाद नागेव, ये है हमारा। ठीक, गल्फ ऑफ अकाबा, नागेव और वेस्टर्न मैक और गोलन हाइट। ठीक, सो ये हमारी गल्फ ऑफ अकाबा, ये है नागेव डिजर्ट, वेस्ट बैंक, और ये है हमारा गोलन हाइट। गोलन हाइट क्या है? देखिए, सबसे पहले इसके बारे में बात, तो ये गल्फ ऑफ अकाबा है। ठीक है, सिनाई पेनिनसुला के बगल में, सिनाई पेनिनसुला की ईस्ट साइड में। ठीक है, और जॉर्डन के वेस्ट में क्या है? नागेव। वेस्ट बैंक किसका पार्ट है? ये बेसिकली इसराइल, ये बेसिकली पैलेस्टीनियन पार्ट है, आप कह सकते हैं इसको। फिर उसके बाद गोलन हाइट्स, इसको इसराइल ने कब्जा लिया था, जो कि पहले सीरिया का पार्ट था। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? गल्फ ऑफ अकाबा आएगा, फिर उसके बाद अकाबा के बाद नागेव, फिर वेस्ट बैंक, फिर गोलन हाइट। ठीक, यानी कि सबसे पहले गल्फ ऑफ अकाबा साउथ में, फिर उसके बाद नागेव, फिर उसके बाद वेस्ट बैंक, फिर गोलन हाइट्स। ठीक है, यानी कि 1 2 समझ गए होंगे, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। 1 4 3 2। ठीक, अब आगे बात करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मुगल आर्किटेक्चर। ठीक है, तो मुगल आर्किटेक्चर के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है कि मुगल आर्किटेक्चर के रिगार्डिंग आपको पता है कि अभी क्या क्या हुआ कि जो मुगल गार्डन का नाम है, ठीक है, उसको चेंज किया हुआ है, तो इसीलिए क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है द चारबाग स्टाइल ऑफ द गार्डन आर्किटेक्चर वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई द अकबर। ओके, द नेक्स्ट इज द हुमायूंस टॉम इज द फर्स्ट गार्डन टॉम इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ठीक, तो देखा जाए तो ऑप्शन आपका जो हो जाएगा ओनली 2 करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट। दिस इज नॉट करेक्ट,
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि जो मुग़ल आर्किटेक्चर है, मुग़ल आर्किटेक्चर के बारे में क्या लिखा हुआ, बिल्डिंग स्टाइल फ्लरिशेस इन द नॉर्थ इंडिया सेंट्रल इंडिया अंडर द पैट्रोनेज ऑफ द मुग़ल एम्परर फ्रॉम द 16 टू द 17th सेंचुरी। ठीक, मुग़ल गार्डन्स हैव द स्पेशल प्लेस amid the splendid building. These gardens transform the landscape of the various cities like the Delhi, Agra, Kashmir और the Lahore। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए कि ये जो मुग़ल गार्डन है ये दिल्ली, आगरा, कश्मीर, लाहौर इन सब जगह पे है। ठीक है, उसके बाद अकबर बिल्ड सेवरल गार्डन्स फर्स्ट इन द दिल्ली देन इन द आगरा। ओके, अकबर्स न्यू कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, ये एक PYQ, इसको बारे में बात करते हैं कि सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। पहले लिखा हुआ है नो हाई कोर्ट शैल हैव द जुरिसडिक्शन टू डिक्लेयर एनी सेंट्रल लॉ टू बी कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाई कोर्ट के पास पावर है कि अगर कोई लॉ पार्लियामेंट ने बना दिया है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड घोषित कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट लिखा हुआ है एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू द क्वेश्चन बाय द सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल गलत है। कोई भी अमेंडमेंट है अगर सुप्रीम पार्लियामेंट पास कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वॉइड कर सकता है। जैसे नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन आया था 2014 में। ठीक है, NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की जो जजेस का अपॉइंटमेंट है वो पार्लियामेंट करेगी, या पार्लियामेंट या फिर जो जुडिशरी है उसके कोलैबोरेशन से होगा। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड कर दिया था। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है कि कोई भी अगर अमेंडमेंट हो रहा है जो कि बेसिक, ठीक है, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर को क्या कर रहा है, वॉयलेट कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको क्या कर सकता है, नल एंड वॉइड कर सकता है। ठीक है, ये भी PYQ है मिलिट्स वाला, मैंने अभी ये करवा दिया है आपको। ठीक है, और इसको देखते हैं भारत रत्न पे। ठीक है, जैसे मैं बताया मैंने कि भारत रत्न और पद्मा अवार्ड, तो भारत रत्न और पद्मा अवार्ड पहले तो ये पता होना चाहिए कि दीज आर नॉट फॉल अंडर दी आर्टिकल 18(2). ठीक है, दैट इज़ द एबोलिशन ऑफ द टाइटल। और क्योंकि 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि जो भारत रत्न और पद्मा अवार्ड्स हैं दे आर नॉट दैट अवार्ड। ठीक है, और उसके अलावा ये भी कहा था कि जो भी डॉक्टरेट या फिर यानी कि जो एजुकेशनल डिग्री है वहाँ के अवार्ड आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक, पहले लिखा हुआ है कि भारत रत्न एंड द पद्मा अवार्ड्स आर द टाइटल्स अंडर द 18(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है कि विच आर नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है यानी कि गलत है। ठीक है, तो भारत रत्न और पद्मा अवार्ड्स क्या हैं, आर्टिकल आर टाइटल्स अंडर द 18(1), तो बिल्कुल नहीं। मैंने बताया अभी कि भारत रत्न और पद्मा अवार्ड टाइटल नहीं है। नेक्स्ट इज द पद्मा अवार्ड्स विच वर इंस्टीट्यूटेड इन द 1941 was suspended only once, तो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ द भारत रत्न अवॉर्डी इज रिस्ट्रिक्टेड टू द मैक्सिमम ऑफ द 5 इन अ पर्टिकुलर ईयर, दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। सो द ऑप्शन इज D। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज why plant is called Prosopis juliflora often mentioned in the news। तो आपको पता होना चाहिए it tends to reduce the biodiversity in the area which it is grows, यानी कि ये है क्या, ये एक इन्वेसिव स्पीसीज है। ठीक है, ये क्या है, इन्वेसिव स्पीसीज। ठीक, नेक्स्ट इज गोलन हाइट्स। ठीक है, the area known as the Golan Heights sometimes appeared in the news context of the which one of following related। तो किस रिलेटेड है, आपको पता है ये मिडल ईस्ट से रिलेटेड है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट इज बाबर अराइव्ड, द अराइवल ऑफ द बाबर इनटू द इंडिया led to the establishment of the Timurid dynasty in the region, so the option is C। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, इफ़ यू लाइक द वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें और चैनल्स को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।